मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। कक्षा 12 बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन एडिशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डिस्कशन देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा वो सभी के सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और निश्चित तौर पर आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन से यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और इसके अलावा वीडियोस मैंने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं, उनको जाकर देख लीजिए पूरा का पूरा समाजशास्त्र का। तो समाजशास्त्र के पेपर को आप एकदम छू मंतर कर देंगे। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। समाज की 4 विशेषताएं क्या है? देखिए, समाज जो होता है संबंधों की व्यवस्था होती है। संबंधों की व्यवस्था का मतलब होता है जैसे समाज में देखते हैं कि यहाँ कोई दादा है, दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, ठीक है। तो संबंधों की व्यवस्था होती है। समाज में क्या होता है? समानता और विविधता पाई जाती है। भाई जाहिर सी बात है, समानता भी देखने को मिलता है और उसके साथ ही साथ विविधता भी मिलता है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, सहयोग की भावना होती है, संघर्ष भी देखने को मिलता है। समाज जो है वो परिवर्तनशील है। जरूरत पड़ने पर समाज में ये परिवर्तन जो है स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है? समाज संबंधों की व्यवस्था है, समाज में समानता और विविधता भी पाई जाती है, समाज में सहयोग और संघर्ष भी पाया जाता है। समाज जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। एक समाज से आप क्या समझते हैं? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, एक समाज से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा जाए तो एक समाज कुछ विशेष प्रकार के तरह के संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो व्यक्तियों से पृथक करता है, जिनके व्यवहार उनसे भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड रूप से बोलते हैं समाज बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग बात बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पर दिया गया समिति, समिति की विशेषताएं बताइए। देखिए समिति की 4 विशेषताओं कौन कौन सी? एडिशन समिति क्या होता है और समिति की विशेषताएं क्या हैं? समिति का डिफिनेशन से अगर हम लोग डिफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे तो संघ समाजवाद सामाजिक जीवन के संगठन या आकार पक्ष के प्रतीक है जिसमें सामाजिक विधान की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। समिति की विशेषताओं में देखा जाए तो व्यक्तियों का समूह होता है, एक निश्चित संगठन होता है डिस्टेंस, सामाजिक नियमों पर आधारित और ऐच्छिक ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, भैया आप करना चाहेंगे तो ठीक ठीक, नहीं तो जाइए ना। समिति और समुदाय में देखिए 2 अंतर हम लोग को बताना है डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, समिति और समुदाय में 2 अंतर लिखिए। देखिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है, किसकी? समिति की। जबकि समुदाय की स्थापना नहीं होती बल्कि स्वतः जन्मी होती है। समुदाय स्वतः जन्म होता है, जबकि समिति को जो होता है विचार पूर्वक इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक न होकर अनिवार्य होती है। ठीक है ना। समिति का मतलब जैसे कोई व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ संगठन बनाया गया, किसी भी चीज़ों को लेकर समिति बनाई गई। और समुदाय का मतलब जैसे कोई पार्टिकुलरली हम लोग किसी विशेष धर्म की बात करें या तो कि कोई ऐसा संगठन हो गया या कोई ऐसी विचारधाराएं हो गई तो उनको लेकर हम लोग बात करते हैं। समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखी। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है, समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से हैं। समाज और समुदाय दोनों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, दोनों में जागरूकता की बात होती है, नहीं समाज रहे चाहे समुदाय रहे, दोनों में जागरूकता की बात होती है। दूसरा क्या होता है, समाज और समुदाय दोनों ही परिवर्तनशील हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बात याद रखिएगा, दोनों में परिवर्तनशील व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखिए समाज हो गया चाहे समुदाय हो गया, दोनों ही अलग स्वतः विकास विकास होता है इनका। और समाज और समुदाय दोनों में ही क्या होता है, जन समूह पाए जाते हैं। ठीक है। समाज और समुदाय में देखिए 2 अंतर लिखने के लिए पूछा गया कि समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है, समाज जो होता है ये बंधनों का जाल होता है, जबकि समुदाय के किसी एक निश्चित भूभाग को होना आवश्यक है। समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय जो होता है वो मूर्त रूप से होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोग का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्था और समुदाय में 2 अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख रहे हैं, संस्था जो होती है वो प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि समुदाय जो होता है, समुदाय में ऐसा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए दोस्तों। तो देखिए प्राथमिक समूह किसे कहते हैं हम लोग, तो प्राथमिक समूह को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह में उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और उनके सहयोग से की भावना से है, तो उसे हम लोग प्राथमिक समूह पर बात करते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह से क्या होता है, उद्देश्य उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना से होती है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग द्वितीय की बात करें तो देखिए वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के दाता होते हैं, उससे हम लोग द्वितीय समूह में रखते हैं। चलिए प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव समाज की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए मानव समाज एक मशीन है, पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
दूसरा जो प्रश्न हो जाएगा आप लोग का, यह विशेषता हो जाएगी मानव समाज जो है सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, यानी मानव समाज जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा मानव समाज मानव संबंधों का एक संगठन है, मानव संबंधों का इसमें विशेष रूप से संगठन देखने को मिलता है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा मानव समाज एक जैविकी इकाई है। क्या है? एक जैविकी इकाई है। अगर पशु समाज के बारे में बात करें, के पशु समाज की क्या विशेषताएं हो जाएंगी, तो पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है पशु समाज एक जैविक सामाजिक व्यवस्था है, जैविक सामाजिक व्यवस्था है। दूसरा क्या है? पशु समाज में सामाजिक व्यवहार होता है। क्या होता है? सामाजिक व्यवहार उनमें भी होता है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा, पशु समाज में सामाजिक जीवन होता है। ठीक है, सामाजिक जीवन होता है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए अंतर कि मानव और पशु समाज में देखिए अंतर क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा है आप लोग को सामने। मानव एवं पशु समाज में निम्नलिखित अंतर होता है डिस्टेंस की मनुष्य में काम नियंत्रित होता है। काम क्या होता है? नियंत्रित होता है, वो नियंत्रित कर लेते हैं। जबकि पशुओं में काम की स्वच्छंदता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? काम की स्वच्छंदता पाई जाती है। मानव में बोलने की क्षमता होती है, वे शुद्ध सरल एवं मधुर वाणी बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं है, पशुओं में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि मनुष्य में ये चीजें हैं। परिवार को परिभाषित कीजिए दोस्तों, परिवार को आप लोग अच्छे से लिख देंगे। ठीक है ना। केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं, तो देखिए केंद्रीय परिवार में क्या होता है, परिवार का सबसे छोटा रूप होता है जो एक पुरुष स्त्री या उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार के अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। संयुक्त परिवार का मतलब वही हो गया, क्या एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं, यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो सदस्य जो होते हैं, एक ही साथ रहते हैं लोग, जब सामूहिक रूप से तो निवास करते हैं, तो उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था में से संबंधित होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। और परिवार के शारीरिक प्रकार लिखिए दोस्तों, तो परिवार के देखिए शारीरिक प्रकार क्या है, शारीरिक रक्षा हो गई, संतान का पालन पोषण हो गया, तीसरा क्या है, भोजन की व्यवस्था हो गया, मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था करना। तो ये सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से परिवार के शारीरिक प्रकार होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए पितृ संतात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं? पितृ संतात्मक परिवार से ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होता है, यही परिवार नियंत्रित करते हैं। यानी पितृ संतात्मक का मतलब जो पिता प्रधान होता है, मुख्य रूप से पिता प्रधान परिवार, जिसे पितृ संतात्मक परिवार का बात हो गया, तो ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार जो होता है पिता व पुरुषों के हाथों में होती है, यही परिवार का नियंत्रण करते हैं, तो इसे हम लोग पितृ संतात्मक परिवार कहते हैं। जबकि अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मातृ संतात्मक परिवार किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए मातृ संतात्मक परिवार के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे परिवारों में पितृ संतात्मक में विपरीत माता में या तो स्त्री में ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है और वही परिवार के नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा आप लोगों को किसमें, मातृ संतात्मक परिवार में हो जाएगा। ठीक है, नातेदारी क्या है, ये हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है। नातेदारी व्यवस्था में देखा जाए तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध गिने जा सकते हैं जो कि अनुमानित अथवा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है ना, अनुमानित होते हैं या तो जो रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, उन्हें हम लोग नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए विवाह संबंधी नातेदारी क्या होता है? विवाह संबंधी नातेदारी का देखा जाए तो इस नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए न केवल विवाह द्वारा पति पत्नी ही आते हैं एडिशन, बल्कि उसमें क्या होता है अपितु पति पत्नी तथा दोनों ही के माता पिता के परिवार जो हो गए, अन्य सदस्य माता पिता भाई बहन आदि भी आ जाते हैं जो कि पति पत्नी से संबंधित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या एडिशन विवाह संबंधी नातेदारी बोलते हैं। नहीं बोलता जाता है कि भैया ये क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, चाचा लगेंगे या तो शाला लगेंगे ना, तो ये वो समधी लगेंगे, समधिन लगेंगी। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि परिवार के सदस्य जो होते हैं केवल पति पत्नी आपस में नहीं जुड़ते, बल्कि उनके सदस्य यानी घर के जो उनके सदस्य रहेंगे, उनके सदस्य उनसे सदस्यता ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। रक्त संबंधी नातेदारी क्या है? रक्त संबंधी नातेदारी के बारे में इस श्रेणी के अंदर देखिए समान रक्त यानी संपीड़न के आधार पर एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति आते हैं, जैसे भाई भाई, भाई बहन, माता पिता एवं बच्चे। तो इन्हें हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं रक्त संबंधित नातेदारी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त संबंधित नातेदारी में देखते हैं इनको हम लोग। ठीक ना। अब देखिए एक विवाह किसे कहते हैं डिस्टेंस की, यानी एक पुरुष का एक स्त्री के साथ जो वैवाहिक संबंध होता है उसे हम लोग एक विवाह बोलते हैं। बहुविवाह के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुविवाह क्या होता है, एक ही समय में क्या होता है, एक से अधिक पत्नियां रखना अथवा एक से अधिक पति रखना बहुविवाह कहलाता है। ठीक है ना, बहुविवाह की बात होती है बहुविवाह। समूह विवाह क्या है? ऐसे विवाह जो दो या दो से अधिक पुरुष या दो से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर लेते हैं, तो उसे हम लोग समूह विवाह के रूप में बात करते हैं। अगर हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए ब्रह्म विवाह हो गया, आर्ष विवाह हो गया, पत्ती विवाह हो गया, आसुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया और पैशाच विवाह हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए सभ्यता क्या है, सभ्यता के बारे में परिभाषित करना है। देखिए यहाँ पर तो संस्कृति का अधिक जटिल और विकसित रूप जो है वो सभ्यता होता है। ठीक है ना,
एडिशन से देखिए यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में देखिए अंतर बताना है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? संस्कृति सभ्यता से प्राचीन होती है, जबकि सभ्यता का जो विकास हुआ है बाद में हुआ है। संस्कृति सभ्यता से प्राचीन है, जबकि सभ्यता का विकास जो है वो बाद में देखने को मिला है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, संस्कृति जो साध्य है तो सभ्यता साधन, यानी सभ्यता जो होता है कार्यप्रणाली है तो संस्कृति साध्य है। सभ्यता तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन संस्कृति निरंतर जो होती है वो आगे नहीं बढ़ती है। संस्कृति जो होता है रूढ़िवादी होता है, जबकि सभ्यता जो होता है वो प्रगतिवादी के तौर पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आप लोगों का समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।